नमस्कार। और हमारी इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। डेल कार्नेगी की वो मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब दोस्त बनाने और लोगों पर असर डालने की कला। सोचिए जरा, ये किताब 1936 में आई थी। तब से लेकर आज तक 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये अपने आप में मतलब कमाल की बात है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में लगभग 90 साल पुरानी बातें क्या वो आज भी काम करती हैं? मुझे तो लगता है, और शायद आप भी मानेंगे, कि देखो तकनीक कितनी भी बदल जाए, इंसान इंसान तो वही रहता है ना। रिश्तों की अहमियत तो शायद आज और भी बढ़ गई है। तो आज हम सिर्फ किताब की समरी नहीं देंगे, हम कार्नेगी के जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा खोद कर समझेंगे कि भाई ये सिद्धांत काम क्यों करते हैं, इनके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, और सबसे जरूरी, आज हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में कैसे उतार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब का जो मूल आइडिया है उसको पकड़ते हैं। कार्नेगी का मेन पॉइंट क्या था? वो मानते थे कि देखो पर्सनल सक्सेस जो है ना, चाहे करियर हो या निजी जिंदगी, वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। अकेले टॉप पर पहुंचना मतलब नामुमकिन सा है। और उनका जोर इस बात पर था कि असली असर या ताकत वो डराने धमकाने से नहीं आती, न आलोचना करने से, न अपनी बात जबरदस्ती मनवाने से, बल्कि ये आती है हमदर्दी से, दूसरों का नजरिया समझने की कोशिश करने से, और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से पेश आने से। यहीं पर जो बातचीत का लहजा है, हमारा टोन, वो बहुत बहुत मायने रखता है। इस पर हम आज बात करेंगे। कार्नेगी का एक बड़ा फेमस कोट है जो पूरी सोच का निचोड़ है कि आप सिर्फ 2 महीने में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें, बजाय इसके कि आप 2 साल लगा दें लोगों को खुद में दिलचस्पी दिलवाने में। सुनने में कितना सीधा लगता है, पर है बड़ा गहरा। बिल्कुल, ये ऊपर से बहुत सरल लगता है, पर इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। देखिए, जब हम अपनी ज़रूरतें, अपनी बातें, उनको साइड में रखकर सामने वाले पर ध्यान देते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी पसंद, उनकी मुश्किलें, तो हम उनकी एक बहुत बुनियादी मानवीय इच्छा पूरी करते हैं। वो है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। जब आप किसी में सच्ची, मतलब जेन्युइन दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आपके सवाल पूछने का ढंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आवाज़ का लहजा, वो टोन, ये सब मिलकर एक मैसेज देते हैं कि हाँ, आप मेरे लिए ज़रूरी हैं। और ये फौरन एक कनेक्शन बनाता है। इसके उलट जब कोई सिर्फ अपनी ही बात करता रहता है, हाँ, तो फिर बोरियत होने लगती है। बिल्कुल। सामने वाले को लगता है कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो धीरे धीरे बातचीत से कट जाता है। इसमें फोकस बाहर की तरफ रखना, ये रिश्तों की पहली सीढ़ी है, कह सकते हैं। सही कहा। और ये दिलचस्पी सच्ची होनी चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। और ये आपके बर्ताव से, आपके बात करने के लहजे से पता चल जाता है। अच्छा, इसी बुनियाद पर कार्नेगी ने लोगों से व्यवहार करने के 3 बहुत ही बुनियादी पर जबरदस्त सिद्धांत दिए। पहला है आलोचना मत करो, दोष मत दो, शिकायत मत करो। ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि हमारा पहला रिएक्शन तो अक्सर यही होता है। हाँ, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी के थोड़ा खिलाफ जाता है। लेकिन कार्नेगी समझाते हैं कि आलोचना लगभग हमेशा बेकार क्यों होती है। पहली बात, ये किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट पर सीधा हमला है। जैसे किसी की आलोचना होती है, उसका दिमाग फौरन डिफेंस मोड में चला जाता है। वो आपकी बात सुनने के बजाय अपने बचाव के तरीके सोचने लगता है। हाँ बिल्कुल, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता फिर। एग्जैक्टली। दूसरी बात, आलोचना से कोई परमानेंट बदलाव नहीं आता। हो सकता है डर से कोई कुछ टाइम के लिए बदल जाए, पर अंदर ही अंदर वो नाराजगी रहती है, जो बाद में किसी और तरह से निकल सकती है। और सबसे जरूरी, आलोचना का जो टोन होता है ना, वो अक्सर नेगेटिव होता है, चाहे इरादा कितना भी अच्छा हो। वो रिश्ते में कड़वाहट घोल देता है। कार्नेगी का सुझाव है, क्रिटिसाइज करने के बजाय समझने की कोशिश करो कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कोई मजबूरी तो नहीं? हाँ, जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा लहजा अपने आप नरम हो जाता है और फिर बातचीत की गुंजाइश बनती है। अब्राहम लिंकन का उदाहरण कार्नेगी अक्सर देते हैं। वो शुरू में काफी आलोचना करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि ये तरीका काम नहीं करता। समझने की कोशिश करना, ये वाकई एक पावरफुल शिफ्ट है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा दीजिए। यहाँ ईमानदार और सच्ची इन शब्दों पर बहुत जोर है। ये चापलूसी से कैसे अलग है?
फर्क बहुत बड़ा है और लोग इसे महसूस कर लेते हैं। चापलूसी मतलब मक्खन लगाना, वो खोखली होती है। अक्सर उसके पीछे कोई अपना मतलब होता है और उसमें ईमानदारी की कमी साफ दिखती है। सुनने वाला भी समझ जाता है कि ये बनावटी है। हाँ, पता चल जाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ सच्ची तारीफ जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो दिल से निकलती है और किसी व्यक्ति के किसी खास गुण या कोशिश या अचीवमेंट पर होती है। एक साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, उन्होंने कहा था कि इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है सराहना पाने की इच्छा। जब आप किसी की ईमानदारी से तारीफ करते हैं तो आप सीधे सीधे इस गहरी जरूरत को पूरा करते हैं। इससे न सिर्फ उस इंसान को अच्छा लगता है बल्कि वो आपके लिए भी ज्यादा पॉजिटिव और खुला महसूस करता है। और यहां भी वो टोन, वो लहजा बहुत जरूरी है। सच्ची प्रशंसा हमेशा गर्मजोशी और ईमानदारी के साथ दी जानी चाहिए। अगर आपका लहजा ऐसा लगा कि आप बेमन से बोल रहे हैं या शक कर रहे हैं तो तारीफ का असर उल्टा भी हो सकता है। तो तारीफ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उसमें भावना और लहजा भी मिला होना चाहिए। अच्छा, तीसरा सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा जगाइए। इसका असल मतलब क्या है? कहीं ये दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने जैसा तो नहीं? ये एक आम गलतफहमी है। कार्नेगी का मतलब मैनिपुलेशन या हेरफेर करना नहीं था, बल्कि मोटिवेट करना था। सिद्धांत यह है कि लोग कोई काम तभी करते हैं जब उन्हें उसमें अपना कोई फायदा दिखता है, जब वो काम उनकी किसी जरूरत या इच्छा को पूरा करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, आपके साथ सहयोग करे, तो सिर्फ ये मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये सोचिए कि उस व्यक्ति के लिए इसमें क्या है। व्हाट्स इन इट फॉर देम? उनका क्या फायदा है? बिल्कुल, आपकी बात मानने से उनकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। हेनरी फोर्ड का एक कोट है, अगर सफलता का कोई एक राज है तो वो है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की क्षमता और चीजों को उसके एंगल से भी देखने की क्षमता। जब आप किसी प्रस्ताव को सामने वाले के फायदे के नजरिए से रखते हैं और आपका लहजा मददगार और समझने वाला होता है, तो वो उसे एक मौके की तरह देखता है, बोझ की तरह नहीं। ये असल में उनकी जरूरतों को आपके लक्ष्यों के साथ अलाइन करना है। यानी अपनी बात को दूसरे के नजरिए से देखना और फिर पेश करना। जी। ये वाकई रिश्तों और प्रभाव दोनों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। कार्नेगी का दावा था कि ये आदतें अपनाने से लोग आपको फौरन पसंद करने लगते हैं। क्या है ये तरीके? पहला है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि सच में उनके बारे में जानने की कोशिश करना। उनके अनुभव, उनकी भावनाएं, उनकी पसंद नापसंद। दूसरा, मुस्कुराना। एक सच्ची गर्मजोशी वाली मुस्कान, ये बिना कुछ कहे एक पॉजिटिव मैसेज देती है। कहते हैं ना, मुस्कान चेहरे का वेलकम साइन है। इसका असर पूरी बातचीत के माहौल पर पड़ता है। तीसरा, नाम याद रखना। कार्नेगी ने कहा था कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी और जरूरी आवाज है। किसी का नाम याद रखकर इस्तेमाल करना दिखाता है कि आप उसे एक व्यक्ति के तौर पर महत्व देते हैं। चौथा, एक अच्छे श्रोता बनना। ध्यान से सुनना, बीच में टोका-टाकी नहीं करना और लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए एनकरेज करना। उन्हें ये महसूस कराना कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं और समझी जा रही हैं। पांचवां, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करना। अगर आपको पता है कि सामने वाले को किस चीज में इंटरेस्ट है, तो उस टॉपिक पर बात शुरू करें। इससे फौरन एक कनेक्शन बनता है। और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराना, और ये ईमानदारी से करना। ये सिर्फ तारीफ करना नहीं है, बल्कि उनके विचारों, भावनाओं और योगदान का दिल से सम्मान करना है। ये 6 तरीके सुनने में काफी आम लग सकते हैं, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। सच्ची दिलचस्पी और ध्यान से सुनना, ये वैलिडेशन देता है। मतलब सामने वाले को लगता है कि हाँ, मेरी बातों का वजन है। मुस्कान जो है वो विश्वास और अपनेपन का माहौल बनाती है। ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है जिसका टोन हमेशा पॉजिटिव होता है। नाम याद रखना पर्सनल कनेक्शन बनाता है, खासकर आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना इम्पर्सनल हो गया है। सही बात है। जब कोई आपका नाम याद रखता है तो आपको लगता है कि हाँ, मुझे नोटिस किया गया है। उनकी रुचियों पर बात करना दिखाता है कि आपने उन पर ध्यान दिया है। और सबसे बढ़कर किसी को ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना उनकी सेल्फ वर्थ की भावना को बढ़ाता है। ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये एक माइंडसेट है, दूसरों को सम्मान देने का, उन्हें समझने का। और इन सब को करने में आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट सब कुछ मायने रखता है। क्या आपकी दिलचस्पी सच्ची लग रही है? क्या आपकी मुस्कान आंखों तक पहुंच रही है? हाँ, वो दिख जाता है।
क्या आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? इनका अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन ये रिश्ते बनाने और निभाने में जादू की तरह काम करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये छोटी छोटी आदतें कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लोगों को अपनी सोच या अपनी बात से सहमत कैसे कराएं? यहाँ भी कार्नेगी टकराव से बचने और समझ बनाने पर जोर देते हैं। उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? पहली और सबसे सीधी सलाह, बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। उनका मानना था कि बहस में आप भले ही लॉजिकली जीत जाएं, लेकिन सामने वाले की गुडविल खो देते हैं, तो असल में कोई नहीं जीतता। दूसरी स्ट्रैटेजी, कभी भी सीधे सीधे ये ना कहें आप गलत हैं। ये किसी के भी ईगो को सीधी चुनौती है और वो फौरन डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, इससे सहमत होने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। यहाँ भी शब्दों का चुनाव और लहजा, टोन बहुत मायने रखता है। तीसरी बात, अगर आप गलत हैं तो इसे तुरंत खुलकर और जोरदार तरीके से मान लें। अपनी गलती मानने से ज्यादातर लोग नरम पड़ जाते हैं और ज्यादा समझदारी दिखाते हैं। यह आपके कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। चौथा, हमेशा दोस्ताना अंदाज से शुरुआत करे। एक पुरानी कहावत है ना, शहद की एक बूंद सिरके के पूरे बैरल से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। आपकी बातचीत का जो शुरुआती टोन है वो पूरी बातचीत की दिशा तय कर सकता है। गर्मजोशी और दोस्ताना लहजा बचाव की दीवारें गिरा देता है। पांचवां, कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति ये महसूस करे कि आइडिया उसी का है। लोग अपने आइडियाज के प्रति ज्यादा कमिटेड होते हैं। उन्हें सुझाव दें, सवाल पूछें, लेकिन फाइनल आइडिया का क्रेडिट उन्हें लेने दें। और छठा, ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। खुद को उनकी जगह रखकर सोचें कि वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज इंसानी साइकोलॉजी की गहरी समझ पर आधारित हैं। बहस से बचने का मतलब कायरता नहीं, बल्कि समझदारी है। ये समझना कि रिश्ते बचाना अक्सर तर्क जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। आप गलत हैं कहना बातचीत का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बजाय सवाल पूछना या कहना, अच्छा मैंने इस बारे में कुछ अलग सोचा था, क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा और समझा सकते हैं, ये ज्यादा असरदार है। देखिए यहाँ लहजा कितना बदल गया। हाँ बिल्कुल। गलती मानना आपको कमजोर नहीं बल्कि ईमानदार और कॉन्फिडेंट दिखाता है। दोस्ताना शुरुआत सहयोग का माहौल बनाती है, और जब किसी को लगता है कि आइडिया उसका अपना है तो वो उसे लागू करने में ज्यादा एनर्जी लगाता है। और सहानुभूति मतलब दूसरे के जूते में पैर डालकर देखना, ये शायद सबसे पावरफुल टूल है। ये न सिर्फ आपको उन्हें बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि आपका अपना नजरिया भी बदल सकता है और एक ऐसा सलूशन निकालने में मदद कर सकता है जो दोनों के लिए काम करे। ये तरीके सिर्फ मनाने के नहीं हैं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर आधारित रिश्ते बनाने के हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां मतभेद होना मतलब स्वाभाविक है। अब आखिर में लीडरशिप पर आते हैं। जो लोग टीमों को लीड करते हैं या किसी भी ऐसी भूमिका में हैं जहां दूसरों को मोटिवेट करना और उनमें बदलाव लाना जरूरी है, उनके लिए कार्नेगी के क्या सुझाव हैं? यहाँ भी जोर इसी बात पर है कि बिना ठेस पहुंचाए या नाराजगी पैदा किए बदलाव कैसे लाया जाए। पहला सिद्धांत है, हमेशा ईमानदार प्रशंसा और सराहना से शुरुआत करें। किसी की कमी बताने से पहले उसकी किसी अच्छी बात या कोशिश का जिक्र करें। ये फीडबैक लेने के लिए माहौल बनाता है। दूसरा, लोगों की गलतियों की ओर सीधे उंगली उठाने के बजाय इनडायरेक्टली इशारा करें। जैसे ये कहने के बजाय कि आपने ये रिपोर्ट खराब बनाई है, आप कह सकती हैं, इस रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को अगर हम थोड़ा और डिटेल में लिखें तो इसका असर बढ़ जाएगा। यहाँ फीडबैक देने का तरीका और लहजा आलोचना वाला नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तीसरा, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात करें। इससे आप ज्यादा मानवीय लगते हैं और सामने वाले को लगता है कि हाँ, गलतियां तो सबसे होती हैं। इससे उनका डिफेंसिव होना कम हो जाता है। हाँ। चौथा, दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी रेप्यूटेशन दे जिसे वो बनाए रखने की कोशिश करे। जैसे, मुझे पता है कि आप डिटेल्स पर बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। लोग अक्सर उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं जो उनसे की जाती हैं। और पांचवां, काम को इस तरह पेश करें कि सामने वाला उसे खुशी खुशी करना चाहे। उन्हें काम का पर्पस बताएं, उन्हें ऑटोनॉमी दें, उनकी काबिलियत में विश्वास दिखाएं। ऑर्डर देने के बजाय इंस्पायर करें। ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, शायद पहले से भी ज्यादा।
तारीफ से शुरुआत करना एक पॉजिटिव और सेफ माहौल बनाता है, जहां लोग फीडबैक सुनने को तैयार होते हैं। इनडायरेक्ट इशारा या पहले अपनी गलती बताना आलोचना के डंक को निकाल देता है। ये दिखाता है कि फोकस सजा देना नहीं, सुधार करना है। यहाँ लीडर का जो टोन है वो गाइड करने वाला होना चाहिए, जज करने वाला नहीं। बिल्कुल। रेप्यूटेशन देना एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है। ये लोगों को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करती है। और आखिर में सच्ची प्रेरणा हमेशा जबरदस्ती से बेहतर रिजल्ट देती है। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय न सिर्फ काम पूरा करता है, बल्कि उसमें अपना दिल और दिमाग भी लगाता है। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि असरदार लीडरशिप अथॉरिटी जिताने में नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने और लोगों को डेवलप करने में है। और इन सभी सिद्धांतों को सिर्फ कहा नहीं गया है, किताब में इन्हें साबित करने के लिए असल जिंदगी के ढेरों उदाहरण हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर चार्ल्स श्वाब जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और आम सेल्समैन तक की कहानियां हैं, जिन्होंने इन तकनीकों का इस्तेमाल करके कमाल के रिजल्ट्स हासिल किए। हाँ, वो कहानियां इस किताब की जान हैं। वो इन सिद्धांतों को सिर्फ उपदेश नहीं रहने देती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स में बदल देती हैं। जब हम पढ़ते हैं कि कैसे लिंकन ने डिप्लोमेसी और सहानुभूति से सिविल वॉर के दौरान अपने जनरलों को संभाला, या कैसे एक सेल्समैन ने ग्राहक की ज़रूरतों को समझकर सेल्स की, तो हमें यकीन होता है कि हाँ, ये तरीके सच में काम करते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि ये सिद्धांत किसी खास कल्चर या टाइम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन नेचर की यूनिवर्सल समझ पर आधारित है। तो संक्षेप में कहें तो डेल कार्नेगी की ये किताब आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है? शायद इसलिए कि ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सच याद दिलाती है कि जीवन में हमारी सफलता और खुशी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। असली दौलत तो लोगों के साथ हमारे रिश्ते ही हैं। बिल्कुल। इसका निचोड़ है सहानुभूति, सम्मान और सच्ची दिलचस्पी। दूसरों को समझने की कोशिश करना, उनकी भावनाओं का आदर करना और उनकी सराहना करना। जब हम इन सिद्धांतों को अपनी आदत बना लेते हैं, तो न केवल हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि हम ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा प्रेरक और अंततः ज्यादा सफल इंसान बनते हैं। ये सिर्फ बाहरी बर्ताव बदलने की बात नहीं है, ये अंदर से सोचने का तरीका बदलने की बात है। सुनने वालों के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल सलाह। इस पूरी बातचीत से कोई एक चीज चुनें और उसे आज ही अमल में लाने की कोशिश करें। हो सकता है आप तय करें कि आज आप जिससे भी मिलेंगी उसे एक सच्ची मुस्कान देंगी, या शायद आप किसी सहकर्मी की किसी छोटी सी बात के लिए ईमानदारी से तारीफ करेंगे, या अगली बातचीत में सिर्फ सुनने पर फोकस करेंगे। छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। और अंत में एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम स्क्रीन के पीछे से ज्यादा बात करते हैं, आमने सामने का मिलना जुलना कम हो गया है। क्या डेल कार्नेगी के सिद्धांत जैसे सच्ची दिलचस्पी दिखाना, मुस्कुराना, भले ही वो इमोजी वाली मुस्कान हो, ध्यान से सुनना, भले ही वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ना हो, क्या ये पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? और एक और सवाल, इन सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करने और सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को साधने या हेर-फेर करने, इसके बीच की वो महीन रेखा क्या है? ये रेखा हमारे इरादे और हमारे लहजे, टोन से कैसे तय होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।